नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम उत्तराखंड वीएस नेगी वन लाइनर बुक एमसीक्यू के रूप में पांचवी क्लास करने जा रही हैं, जिसमें सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड हैं। फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं हम उत्तराखंड वीएस नेगी वन लाइनर बुक के 5th एडिशन को एमसीक्यू के रूप में कर रहे हैं। आज ही हमारी पांचवी क्लास है। अगर आपने पिछली चारों क्लासेस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम सबसे पहले हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं और वन बाई वन दोस्तों हम आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ अगर आप एमसीक्यू के रूप में वीएस नेगी बुक को पढ़ना चाहते हैं तो हमारी इस सीरीज से ज़रूर जुड़िएगा, और जो हमने पिछले 4 पार्ट किए हैं वह भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी इस क्लास को। आज की इस क्लास में हम उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, उनके इतिहास को अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, बताना है कि उत्तराखंड की प्राचीन जाति कोल के संदर्भ में क्या गलत है। देखिए, सबसे पहले आपको यही याद रखना है कि उत्तराखंड की प्राचीन जाति है कोल, तो कोल के बारे में हमें बताना है। ये प्राचीन कृषि व्यवसाय थे। सही बात है, क्योंकि दोस्तों राज्य में ये सबसे प्राचीन जाति है, तो इसलिए सबसे प्राचीन कृषि व्यवसाय भी होंगे। साहित्यिक ग्रंथों में कोल का वर्णन मुंडा या सवर नाम से मिलता है, ये बात भी सही है। साहित्यिक ग्रंथों में दोस्तों कोल को मुंड या सवर के नाम से उल्लेखित किया गया है। ये प्रकृति पूजा में विश्वास रखते थे, तो ये बात भी दोस्तों सही है। वर्तमान में इनकी जनसंख्या उत्तराखंड में सर्वाधिक है, तो ये गलत है। देखिए, उत्तराखंड में सर्वाधिक जो जनसंख्या है, जनजातियों में हम बात कर लें तो वह दोस्तों थारू जनजाति की है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, बताना है साहित्यिक ग्रंथों में किस प्रजाति का वर्णन मुंड या सवर नाम से मिलता है। देखिए, मुंड या सवर के नाम से जो वर्णन मिलता है तो वह आपका कोल प्रजाति का मिलता है। सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह किसे माना जाता है। तो दोस्तों ऊपर हमने देखा था कि उत्तराखंड में आने वाली प्रथम प्रजाति समूह जो माना जाता है तो वह कोल को माना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, और दोस्तों शिव प्रसाद डबराल के अनुसार ही कोल या मुंड जाति को भारत या हिमालय क्षेत्र की प्राचीनतम जाति माना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा किस प्रजाति द्वारा की जाती है। तो देखिए, नाग पूजा के साथ साथ लिंग पूजा जो की जाती है तो ये आपकी कोल प्रजाति के द्वारा ही की जाती है। सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत की प्राचीनतम जाति मानते हैं। तो अभी आपको ऊपर ही बताया था कि कोल या मुंड को हिमालय क्षेत्र या भारत के प्राचीनतम जाति जो मानते हैं तो वह शिव प्रसाद डबराल मानते हैं। सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कोल प्रजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि बाणभट्ट तथा कालिदास की रचनाओं में कोलों की शारीरिक विशेषताओं का वर्णन मिलता है। ठीक है, अगला है कि कोल सैंधवों की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे। अगला है कि इन्हें ऋग्वैदिक अनार्य भी कहा जाता है। ठीक है, और चौथा है दोस्तों कि कोल देखने में कुरूप व भद्दे होते थे। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहेगा तो वह हो जाएगा आपका कि ये देखिए, ये चारों ही आपके सही हैं, तो हमें बताना था कि इनमें से मतलब इन चारों में हमें विचार करना था, तो ये तो चारों सही हैं, तो इसलिए जो आपका सही आंसर हो जाएगा तो वह होगा ऑप्शन डी कि इनमें कोई नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर गलत विकल्प को चुनना था। ठीक है,
तो कोई भी दोस्तों आपका उसमें ऊपर गलत नहीं था, सभी सही थे। एक बार दोस्तों दोबारा नज़र मार लेते हैं कि ये देखने में कुरूप और भद्दे होते थे, ठीक है। इन्हें ऋग्वेदिक अनार्य भी कहा जाता था। और कोल जो होते थे तो वह सैंधवों की भांति मृतकों को खुले में फेंकते थे, ठीक है। और बाणभट्ट और कालिदास की जो रचनाएं हैं तो उसमें इनकी शारीरिक विशेषताओं का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है कि कुमार कुमारी प्रथा प्रचलित थी। तो देखिए कुमार कुमारी प्रथा जो प्रचलित थी तो ये दोस्तों कोल प्रजाति में ही थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति खस के संदर्भ में क्या सही नहीं है। देखिए खस जाति के बारे में हमें बताना है। पहला है कि खस सातवाहनों के अधीन रहे थे, तो ये गलत हो जाएगा। जो खस लोग थे तो खस दोस्तों ये सातवाहनों के अधीन नहीं रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है कि पाल अभिलेखों में अशोक चल नामक राजा के क्षेत्र को खस देश कहा गया, तो ये दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। काव्य मीमांसा में खसापति शासक का उल्लेख मिलता है, सही है। देखिए काव्य मीमांसा जो पुस्तक है ये राजशेखर की है और इस पुस्तक में मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य था, ठीक है। अगला है कि खसों को आर्यों का वंशज माना जाता है, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। इसमें जो गलत है तो वह ऑप्शन ए गलत है और यही आपका आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बताइएगा आप कि किस पुराण में किरातों को भिल कहा गया है। तो देखिए भिल जो बोला गया है तो ये आपका बोला गया है दोस्तों, भिल बोला गया है आपका स्कंद पुराण में। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि कोल के बाद उत्तराखंड में किस प्रजाति के आधिपत्य की जानकारी मिलती है। देखिए कोल के बाद में उत्तराखंड में जो प्रजाति के बारे में जानकारी मिलती है तो वह दोस्तों किरात, ठीक है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बताना है कि असंगत युग्म का चयन करें। देखिए मुंडा भाषा या बोली किरात प्रजाति की है, तो ये सही है आपका। भ्रमणकारी पशुपालक व आखेट किरात प्रजाति है, ये बात भी सही है। किन्नर या कीर कहा जाता है खस प्रजाति को, तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा कि किन्नर या कीर जो कहा जाता है तो ये आपका खस को नहीं कहा जाता, ये आपका किरातों को बोला जाता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है तो वह आपका ऑप्शन सी है, क्योंकि असंगत का हमें चयन करना था। अगला प्रश्न है कि कुंती पुत्र अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध किस स्थान पर हुआ था। देखिए कुंती पुत्र जो अर्जुन है तो अर्जुन के साथ किरातों का युद्ध जो हुआ था तो वह आपका विल्व केदार में हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। याद रखना है, महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए महाभारत के वन पर्व के अनुसार किरातों ने अपने नेता शिव के झंडे के नीचे अर्जुन से युद्ध किया था, ठीक है। और किरातों के साथ अर्जुन का यह युद्ध जो हुआ तो ये बिल्व केदार नामक स्थान पर हुआ था, जिसे वर्तमान में शिवप्रयाग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कथन ए राहु सांकृत्यायन के मतानुसार केदारखंड खस मंडल बनने से पूर्व किरात मंडल था, तो ये बात सही है आपकी, क्योंकि खसों से पहले किरात यहाँ पर रहते थे, ठीक है। तो इसलिए राहुल सांकृत्यायन ये मानते हैं कि केदारखंड जो था तो ये खस मंडल बनने से पहले पूर्व किरात मंडल था। कारण है कि किरात प्रजाति के बाद उत्तराखंड में खसों का आधिपत्य हुआ था, तो ये सही व्याख्या कर रहा है, तो ये भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों ही दोस्तों आपके ऑप्शन दोनों ही कथन और कारण सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन जो है तो ये आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि दोनों कथन सही हैं और आर ए की व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला प्रश्न है कि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य
में किस प्रजाति का वर्णन मिलता है? देखिए कालिदास की पुस्तक है रघुवंश महाकाव्य, इसमें जो उल्लेख मिलता है तो ये आपका किरातों का ही मिलता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। देखिए किरातों का काफ़ी सारी जगह उल्लेख मिलता है, ठीक है। जो कादम्बरी पुस्तक है बाणभट्ट की, इसमें भी इसकी जानकारी मिलती है। कालिदास की पुस्तक रघुवंश महाकाव्य में भी किरातों का वर्णन मिलता है, ठीक है। और दोस्तों जो जॉर्ज ग्रियर्सन है तो जॉर्ज ग्रियर्सन भी इसका उल्लेख करते हैं। राहुल सांकृत्यायन की पुस्तक आती है दोस्तों एक आपकी हिमालय परिचय, इसमें भी दोस्तों इनका वर्णन मिलता है। और ये वर्णन करते हैं कि जो किरात थे तो ये संयुक्त परिवार के रूप में रहते थे और ये पुनर्जन्म और जादू टोना पर विश्वास करते थे, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों मैग्नीस्थीज की पुस्तक आती है इंडिका, इसमें भी किरातों का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ेंगे कि बाणभट्ट की कौन सी पुस्तक किरातों के निवास की पुष्टि करती है? तो ऊपर आपको बताया था कि बाणभट्ट की जो पुस्तक है कादम्बरी, तो उसमें इनके निवास की पुष्टि होती है। तो ऑप्शन सी आपकी सी करेक्ट हो जाएगा। 16वां प्रश्न है कि गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार किसके समय हुआ? तो देखिए गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार जो हुआ था तो वह दोस्तों खसों के समय हुआ था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड राज्य की प्राचीन जाति किरात के संबंध में क्या सही नहीं है? देखिए हमें बताना है कि उत्तराखंड राज्य की जो किरात प्रजाति थी तो इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये आखेर तथा पशु चारक जाति थी, सही बात है, ठीक है। इनका अन्य नाम कीर किन्नर किर पुरुष था, ये बात भी सही है। महाभारत ग्रंथ में इनका उल्लेख नहीं मिलता, तो दोस्तों गलत है क्योंकि इसमें इनका तो उल्लेख मिलता है महाभारत पुस्तक में, ठीक है। आगे है कि पुराणों में गंगा पार्वती तथा दुर्गा जी को किराती कहा गया है, ठीक है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ये बाकी सभी सही हैं, ऑप्शन सी गलत है, इसलिए ऑप्शन सी ही आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन एक सुमेलित नहीं है? देखिए पहला है कि झटेला प्रथा खस प्रजाति में है, तो सही बात है। झटेला प्रथा में क्या होता था कि झटेला प्रथा में दोस्तों कोई स्त्री किसी दूसरे पुरुष को अपने घर में रख लेती थी और जो पहले पुरुष से उत्पन्न पुत्र होता था तो उसे दोस्तों झटेला बोला जाता था। टेकुआ प्रथा तो ये कोल प्रजाति में नहीं थी, ये दोस्तों आपकी खस प्रजाति में थी। टेकुआ प्रथा में क्या होता था कि कोई भी विधवा अपने घर में किसी दूसरे पुरुष को रख सकती थी, ठीक है। पशु बलि प्रथा ये दोस्तों खसों में ही प्रचलित थी, तो ये भी आपका सही है। तो इसमें जो गलत है तो वह दोस्तों ऑप्शन बी गलत है कि टेकुआ प्रथा ये कोलों में प्रचलित नहीं थी, तो ऑप्शन बी ही आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे कि निम्न में खसों की सामाजिक प्रथाएं थीं, तो देखिए खसों की झटेला प्रथा, ठीक है, जेठा या जेबू प्रथा, ठीक है, कुमार कुमारी प्रथा तो नहीं थी। कुमार कुमारी प्रथा ये दोस्तों कोल प्रजाति में थी, ठीक है। देवदासी प्रथा भी दोस्तों प्रचलित थी। देवदासी प्रथा में क्या होता था कि खस लोग जो होते थे तो ये अपनी बड़ी पुत्री को मंदिरों में दान कर दिया करते थे, ठीक है। जो जेठा या फिर जेबू प्रथा होती थी तो जेठा प्रथा में क्या होता था, इसमें जो घर का बड़ा पुत्र होता था तो उसे ही दोस्तों आपका उत्तराधिकारी बनाया जाता था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें आपके पहला, दूसरा और चौथा सही है, ठीक है, तीसरा गलत है। तो देखिए पहला, तो इसमें बोला क्या था कि कुट के माध्यम से सही विकल्प का चयन करें, तो इसमें तीसरा नहीं होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। पहला, दूसरा और चौथा सही है। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि घर जबाई रखने की प्रथा किस प्रजाति में प्रचलित थी। देखिए घर जबाई रखने की जो प्रथा थी तो ये दोस्तों आपकी खसों में ही प्रचलित थी। सही आंसर है
ऑप्शन डी। ठीक है, और जो गढ़वाल व कुमाऊं में दोस्तों सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था बौद्ध धर्म का, तो वह भी आपका खसों के समय ही हुआ था। आगे बढ़ेंगे कि कौन सा कथन खस प्रजाति के बारे में सही नहीं है। देखिए, टेकुआ प्रथा के तहत खसों की विधवा किसी अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। तो ऊपर आपको बताया था कि टेकुआ प्रथा में क्या होता था कि कोई भी विधवा अन्य पुरुष को अपने घर में रख सकती थी। खस लोग ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान देते थे, तो ये बात भी सही है। ठीक है, खसों के समूह को कूंच कहते हैं। तो दोस्तों खसों के समूह को आपका कूंच नहीं बोला जाता, कूंच जो बोला जाता है तो ये आपका भोटिया जनजाति के समूह को बोला जाता है। तो इसमें सही नहीं बताना था, तो ऑप्शन सी ही आपका सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बताइएगा कि नीचे दिए गए युग्मों को सही सुमेलित करें। तो वर्षा के देवता किन्हें कहते हैं? तो दोस्तों घोरमा देवता को बोलते हैं। व्यापार के देवता घबरा देवता को बोलते हैं। भोटांतिक समूह जो होता है तो उन्हें दोस्तों कूंच बोलते हैं। ठीक है, भोटियों में बिरादरी का सूचक राठ होता है। तो दोस्तों 2 1 4 3 मतलब 2143 आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन ए 2143। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी जाति 1962 ईस्वी तक तिब्बत से व्यापार करते थे? तो ये दोस्तों आपकी भोटिया जाति ही करती थी 1962 से पहले। ठीक है, 1962 में भारत और चीन का युद्ध होता है और उसके बाद से दोस्तों ये आपका व्यापार बंद हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुंजियाल, टोलिया, मारतोलिया, पांगती उपजाति किस प्रजाति से संबंधित हैं? तो ये सभी जो हैं ये आपकी भोटांतिकों से ही संबंधित हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि दारमा व व्यास घाटी में रहने वाले भोटांतिकों में निम्न में से किस प्रथा का प्रचलन है? तो देखिए, दारमा व्यास घाटी में रहने वाले जो भोटिया होते हैं, ठीक है, तो इनमें रणवण प्रथा प्रचलित थी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो खस प्रजाति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि गढ़वाल व कुमाऊं में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार खसों के समय हुआ था। तो दोस्तों बात सही है, खसों के समय सर्वाधिक बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था। ब्रिटिश काल में वर्ष 1885 में खसों को शूद्र वर्ग में रखा गया था। ये बात भी दोस्तों सही है। ठीक है, खस अपनी ज्येष्ठ पुत्री को मंदिरों में दान करते थे, तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। खसों को पर्वतों पर निवास करने वाले पाषाण योगी तथा बांस के वनों में निवास करने वाला कहा गया है। ये भी दोस्तों सही है। मतलब चारों ही कथन आपके सही हैं खस जाति से संबंधित। ठीक है, आपसे अगर पूछा जाए कि व्रत संहिता में तंगा किसे बोला गया है, तो तंगा जो बोला है तो वह दोस्तों आपका खसों को ही बोला है व्रत संहिता में। ठीक है, और दोस्तों जो राजशेखर की काव्य मीमांसा है, तो काव्य मीमांसा जो है तो ये आपकी इस पुस्तक में मध्य हिमालय के कार्तिकेयपुर नगर में खसाधिपति का राज्य माना है। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप नोट करिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होना चाहिए तो वह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा कि उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंगत कथन का चयन करें। तो असंगत कथन को हमें देखना है कि भोटांतिकों की उपजातीय राठ या संगोत्र में विभक्त थी। तो सही बात है। घबला एवं घोरमा खस प्रजाति के मुख्य देवता हैं। तो घबला और घोरमा जो देवता हैं तो ये दोस्तों भोटियों के हैं, ना कि खसों के। तो इसलिए ऑप्शन बी आपका गलत है। तो यही दोस्तों आपका सही भी हो जाएगा, क्योंकि असंगत को हमें छांटना था। आगे बढ़ेंगे कि उत्तराखंड राज्य में किरात जाति के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो किरात के बारे में हमें गलत को देखना है। तो देखिए, तो कि 205 ईस्वी के आसपास किरात उत्तराखंड के सर्वाधिक सर्वशक्तिशाली शासक रहे हैं। तो ये दोस्तों आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, जो किरात थे तो किरात ये 205 ईस्वी में सर्वाधिक शक्तिशाली नहीं रही हैं। इस समय जो थे तो वह आपके कार्तिकेयपुर राजा थे। महाभारत के सभा पर्व, वन पर्व तथा भीष्म पर्व में किरातों का उल्लेख मिलता है। ये बात सही है। ठीक है, मैग्नेस्थीस ने अपनी रचना में
इस क्षेत्र में किरातों का होना बताया गया है, तो ये भी दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, पर्वतीय क्षेत्र में गंगा घाटी के निवासी किरात कहलाते थे, तो ये भी दोस्तों आपका सही है। तो इसमें जो गलत है ऑप्शन ए गलत था, यही दोस्तों आपका आंसर भी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, बताना है कि भूटांतिक प्रजाति के वर्गों को उनके निवास के संदर्भ में सुमेलित कीजिए। तो देखिए सुमेलित करना है हमें, तो मालछा जो मारछा होते हैं तो ये चमोली के विष्णु गंगा नदी घाटियों में रहते हैं, ये दोस्तों आपका इसी से मैच हो जाएगा। तोलछा, तो तोलछा जो होते हैं ये पश्चिमी धौली गंगा नदी घाटियों में निवास करते हैं, तो ये दोस्तों यहाँ से मैच हो जाएगा। जोहारी, तो ये गौरी गंगा नदी घाटी में निवास करते हैं। सोका, ये दोस्तों पूर्वी धौली गंगा और काली गंगा घाटी में निवास करते हैं। इसका मतलब पहले का पहला, ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। ठीक है, तो देखिए ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन सी सही है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने अपनी उत्तराखंड की पुरा प्रजातियों के बारे में अच्छे से देखा। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, और दोस्तों जो हमने पीछे 4 क्लासेस की हैं, अगर आपने वह क्लास नहीं देखी तो प्लीज़ आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, हम दोस्तों ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे और लगातार आपको क्लास मिलती रहेगी। हम करंट अफेयर्स को भी कर रहे हैं और बीच बीच में दोस्तों आपको उत्तराखंड लोक संस्कृति वाली क्लास भी मिलती रहेंगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।